स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। इस संबंध में 2 शर्तें हैं। इसके लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संदर्भित करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्ष 2017 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। 3. एनटीए की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना वर्ष 2017 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एनटीए की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूएनजीए के अध्यक्ष द्वारा कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हंसा मेहता को सम्मानित किया गया। 2. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय महिला अधिकार चार्टर के प्रारूपण का नेतृत्व किया। 3. वह संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का सदस्य भी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हंसा मेहता को सम्मानित किया गया, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय महिला अधिकार चार्टर के प्रारूपण का नेतृत्व किया, जिसमें भारत में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, नागरिक अधिकार एवं न्याय की मांग की गई थी, अतः कथन 2 सही है। वह भारत की संविधान सभा तथा सलाहकार समिति एवं मौलिक अधिकारों पर उपसमिति की सदस्य थीं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा स्वदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। 2. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित स्थिति शामिल है। 3. वर्तमान अधिदेश के अनुसार भारत के पास 6 महीने की आयात आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा स्वदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियां हैं, जिनमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, अतः कथन 1 सही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित स्थिति शामिल है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1990 से 91 के आर्थिक संकट के बाद भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के पास 12 महीने की आयात आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस समझौते पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे तथा इसकी मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 2. इसमें निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। 3. इसने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत को आवंटित किया तथा 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें निर्धारित किया गया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब का जल भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। इसमें 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब तथा झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया तथा 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी छोर पर क्रियान्वित की जा रही है। 2. ग्रेट निकोबार द्वीप कोको चैनल के पश्चिमी सिरे से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। 3. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2021 में शुरू की गई ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर कार्यान्वित की जाने वाली एक वृहद परियोजना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के पश्चिमी सिरे से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस विशाल अवसंरचना परियोजना का क्रियान्वयन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तथा एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल करने का प्रस्ताव है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी आबादी मुख्यतः असम और नागालैंड तक ही सीमित है। 2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है। 3. यह IUCN रेड लिस्ट में है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में भी इनकी कम आबादी पाई गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जून 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत है और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। अतः कथन 3 सही है। इसके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1992 में संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर की गई थी। 2. इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3. आयोग उन सुरक्षा उपायों के संचालन पर जनजातीय मामलों के मंत्री को वार्षिक रूप से तथा आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। आयोग उन सुरक्षा उपायों के संचालन पर वार्षिक और आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वर्ष 2016 में संसद द्वारा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए जाने के पश्चात क्रियान्वित हुआ। 2. इसकी स्थापना अनुच्छेद 279(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। 3. इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए जाने के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद अस्तित्व में आई। अतः कथन 1 सही नहीं है।
इसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त शामिल हैं। प्रत्येक राज्य वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का भाग 14 निर्वाचन से संबंधित है और साथ ही यह एक आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है। 2. प्रारंभ में आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन एवं सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और साथ ही यह एक आयोग की स्थापना करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन सीईसी और 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। सीईसी और अन्य ईसीस नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार सीईसी तथा ईसीस का वेतन एवं सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेटाबोलिक एसिडोसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह अत्यधिक एसिड के उत्पादन को संदर्भित करता है जिसे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बी, यह हाइपरक्लोरीमिया के कारण आयन अंतराल में वृद्धि की विशेषता है। सी, यह प्रतिपूरक श्वसन क्षारीयता के परिणाम स्वरूप बाइकार्बोनेट के स्तर में कमी लाता है। डी, यह एक ऐसी स्थिति है जहां गुर्दे की शिथिलता के कारण बाइकार्बोनेट सांद्रता में प्राथमिक वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेटाबोलिक एसिडोसिस, शरीर में मेथनॉल विषाक्त उप उत्पादों मुख्यतः फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। यह एसिड रक्त में शरीर के कमजोर पीएच संतुलन को बाधित करता है, जिससे मेटाबोलिक एसिडोसिस यानी अत्यधिक एसिड का उत्पादन जिसे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता है नामक स्थिति पैदा होती है। इससे रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे उसके ठीक से काम करने की क्षमता बाधित हो जाती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रही गैलाथिया खाड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? ए, अंडमान द्वीप, बी, निकोबार द्वीप, सी, मिनिकॉय द्वीप, डी, कवरत्ती द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।